बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एनफ का पार्ट 3 के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पीछे कहा था कि जो फैसल सुल्तान साहब ने मेडिकल के लोगों के वफद से मुलाकात की और उनको जो सुहाने ख्वाब दिखाए उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहला इशू तो एंट्रेंस टेस्ट का मैंने आपके साथ पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया था। दूसरे दो इशू में कि स्टेक होल्डर्स कौन हैं, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन का मसला क्या है और हाउस जॉब का इशू कैसे हल होगा, या हाउस जॉब में क्या कबाहतें हैं जो इन्होंने इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बिल में इनकलकेट की हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके साथ एक अफसोसनाक खबर शेयर करनी है। प्रोफेसर अब्दुल्ला जान जाफर, जो बलूचिस्तान के पहले फेलो थे कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के, बुलान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के बहुत दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में हया ज़फ़र साहब की डेथ के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे। वो क़ज़ाए इलाही से 5 अक्टूबर को अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। तो जो लोग उनको जानते हैं या नहीं जानते, तो वो हमारे एक बहुत अजीम उस्ताद थे। तो आपसे दरख्वास्त है कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अब आते हैं सबसे पहले कि जो फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, 3 स्टेक होल्डर्स हैं। पहला स्टेक होल्डर्स अवाम है, जो जनरल पब्लिक है, जिनकी हमने सेहत का ख्याल रखना है, जिनको सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो पहले स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरे स्टेक होल्डर्स मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेशन में तिब का शोबा है। उस तिब के शोबा में जो डॉक्टर हजरात हैं, वो मेडिकल अफसर से लेके सीनियर मोस्ट स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट तक डॉक्टर हजरात हैं, और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ ये सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। और तीसरा स्टेक होल्डर्स उनके बकौल हुकूमत पाकिस्तान है। तो ये मेडिकल कमीशन का बिल पास करते हुए हुकूमत वक्त ने उन दोनों स्टेक होल्डर्स को खातिर में नहीं लाई। हुकूमत ने खुद फैसला कर लिया। ना कोई पब्लिक हियरिंग हुई, ना कोई डॉक्टर्स की प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन है। अबव ऑल आपको पता होना चाहिए कि सर्जन्स की एसोसिएशन है, फिजिशियन की एसोसिएशन है, गायनेकोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, पीडियाट्रिक्स की एसोसिएशन है, आई की है, ईएनटी है, कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं। आप उनको बुला के पूछते कि आप बताएं कि आपकी तालीम में क्या कमी है, आपको क्या चाहिए, क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है, आपको करिकुलम पे ऑब्जेक्शन क्या है, आपको रेगुलेशन में क्या हेल्प चाहिए, क्या इसको रेगुलेट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हुकूमत ने अपनी माइट दिखाई है और उन्होंने बिल पास कर दिया। अब आ जाते हैं कि ये बिल पास कैसे हुए। मेडिकल प्रोफेशन के बिल 2012 या ये 2016 सितंबर वाला पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का बिल हो, दोनों हुकूमत ने अपनी हटदर्मी दिखाई है। आपको पता होना चाहिए कि 2012 का एक्ट भी जिस दिन असेंबली में पेश किया गया, वो उसके एजेंडे पे नहीं था। जुमा का दिन था, 11 बजे के करीब, ना एजेंडा पे ना सप्लीमेंट्री एजेंडा पे। जब उन्होंने देखा कि अपोजिशन के मेंबरान जिन्होंने अपनी तरमीमात उस जमा कराई हुई हैं कि उस पर वो बोलना चाहते थे या उनकी रिजर्वेशंस थी, कि वो लोग उठ के चले गए हुए हैं, तो सारी कार्रवाई रोक के ये बिल पेश कर दिया गया और बगैर किसी बहस तमीज़ के आधे पौने घंटे में ये बिल पास करा दिया गया। हमारी प्यारी हुकूमत ने भी वही तरीका अख्तियार किया कि ये उस दिन के जो पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेक्शन हो रहा था उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा में भी नहीं था। वो उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है कि उस दिन जो सप्लीमेंट्री एजेंडा सर्कुलेट किया उसमें भी नहीं था।
लेकिन वहाँ एक मंझे हुए काबिल वकील और पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर बाबर रहमान साहब बैठे थे। वो जब 2012 का एक्ट पास हुआ था तो उस वक़्त वो पीपल्स पार्टी के साथ थे, आज वो पीटीआई के साथ हैं। उन्होंने देखा कि जब ये लोग बाइकाट कर गए हैं तो उन्होंने इस टाइम को बहुत मुनासिब समझा कि वो बिल जो एजेंडा पे भी नहीं था उसको सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पे पेश कर दिया गया। चलें, वो स्पीकर के पास कापी होगी, लेकिन बहुत सारे मेंबरान के पास इसकी कोई कॉपी नहीं थी। अपोजिशन वाले जो वॉकआउट कर गए थे उनको पता भी नहीं था, तो ये बिल आधे घंटे में उसी तरीके से पास हो गया। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें अपनी पार्लियामेंट की इज्जत है। जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो कानून बन गया। मेरे पीएमए और वाईडीए के दोस्त जिन्होंने इश्तिहार लगाए हुए हैं कि ये गैर कानूनी बिल है, उनको पता होना चाहिए कि ये बिल गैर कानूनी नहीं है, ये बिल बिल्कुल कानूनी है। हम ये तो कह सकते हैं कि ये बदनीयती पे मबनी है, हमारे प्रोफेशन की तबाही का बहस है, लेकिन गैर कानूनी हरगिज़ नहीं है क्योंकि इन्होंने कानून फॉलो कर लिया। अब जो मुख्तलिफ लोग उसको कोर्ट्स कचहरी में उसके प्रोसीजर लैब्स में चैलेंज करेंगे, ऐसे उम्मीद है कि आला अदालतें उसको देखेंगी कि इसमें बदनीयती का आंसर है या इंटेंशन लॉ मेकर्स की क्या थी, क्योंकि ये बिल मनो अन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हो चुकी हैं और थ्रेडबियर उसको उसकी वीकनेसेस बताई गई थी, लेकिन हमारी हुकूमत ने उन नकाइस को भी दूर करने की कोशिश नहीं की। उन मेंबर्स की सिलेक्शन का भी उन्होंने प्रोसीजर का नहीं देखा कि फॉर्मेलिटीज़, और चूंकि उनके पास भी टाइम नहीं था, हो सकता है कि उस दिन सप्लीमेंट्री में एजेंडा ना होता, हुकूमत बाद में गौर करती, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई है तो इसको फ़ौरन पास करा लिया। अब आ जाते हैं कि अगला पॉइंट है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में हूँ। ये पिछले एक्ट में भी था, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन टू बिगिन विद आपको दो वजूहत से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए। एक ये है कि आपने जो बच्चे पास हुए हैं या फाइनल ईयर में हैं, उनको पता नहीं है, उनकी ट्रेनिंग का पता नहीं है, आपके एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर नहीं है। पहली जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कैपेसिटी नहीं है, बल्कि पीएमडीसी की भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी खुद नहीं कराते थे, उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था। तो जो नए लोग आए हैं इनकी क्या कैपेसिटी है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, इन्होंने उसका कोर्स करिकुलम आउटलाइन करना है, उसके एग्जामिनेशन का बैंक बनाना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, उसमें बायस देखना है, उसको ट्रायल पे रन करना है। तो बाहर के मुल्कों में, इवन इंडिया में, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है। तो वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। अमेरिका में भी इसलिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आप जब आप एंट्री कर जाते हैं अपनी रेजिडेंसी में, वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। हमारा वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जब इम्तहान लेंगे वो फिर दोबारा इम्तहान लेंगे। तो आपने बच्चों के साथ ज़्यादती करनी, इसके लिए इसको डिले किया जाए, मिनिमम भी 2 ईयर्स के बाद इसको पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लाजमी करार दे दें कि अच्छा जी, जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास करें, और उनकी यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम उनको अबॉलिश करवा दें। कि जब हम इनको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो दे हैव गॉट एवरी राइट कि आप बाकी रिक्वायरमेंट ज़रूर देखें, लेकिन उसके एंट्री टेस्ट और इस तरह का एग्जामिनेशन ना लें, बाकी उनका क्राइटेरिया बना लें। दूसरा, जो लोग गुड स्टैंडिंग लेने आते हैं या बाहर जाते हैं, उनके लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन लें कि जो आपकी प्रोडक्ट बाहर जा रही है आपको शर्मिंदगी ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और उनको पता चले कि जी अच्छा जी, ये इन्होंने जो पाकिस्तान की लाइसेंसिंग बॉडी है उसने एग्ज़ाम लिया हुआ है, तो ये अप टू द मार्क है। अदरवाइज़ ये प्रेजेंट बच्चों के साथ लेना या कमिंग क्लास के साथ लेना, ये उनके साथ ज़्यादती है, और आपको डेफिनेटली इसमें बच्चों की रिजेंटमेंट भी आएगी और आपको भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी ये कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो नेशनल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका इमीडिएट 2 सालों में कोई फ़ायदा नहीं होना है, रादर नुकसान आना है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि जी हाउस जॉब कंपलसरी है, बड़ी अच्छी बात है, पहले कानून में भी था। पेड होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा है, होना चाहिए, पेड होना चाहिए था, लेकिन आपने कमाल मेहरबानी से एक बीच में शिक डाल दी है जिसको एक्सप्लॉइट करना हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का में नज़र होगा कि हाँ, अगर कोई वॉलंटरी बेसिस पे उसको छोड़ के जाना चाहे तो वो उन पर कोई बाइंडिंग नहीं होगी।
भाई वो किसी को सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, वो किसी के क्रेडेंशियल भी नहीं देंगे, वो किसी को उनका एनओसी नहीं देंगे, उसके डॉक्यूमेंट वापस नहीं करेंगे कि जी आप यहाँ लिखें कि हम वॉलंटरी तौर पे जा रहे हैं और हम यहाँ हाउस जॉब नहीं करना चाहते। आप यकीन जानें कि कोई गरीब आदमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ता, अगर हैं भी सही तो वो पॉइंट परसेंटेज में हैं जो अपनी माल मता बेच के, उधार मांग के या ऐसे रिसोर्सेज से कि कोई और स्पॉन्सर कर दे तो वो पढ़ते हैं। बाकी ये सारे अमीरों के बच्चे हैं। 10 लाख रुपया सालाना फीस देना, उसके अलावा उन बच्चों के हॉस्टल के अखराजात हैं, उसके अलावा उनके खाने के अखराजात हैं, उनके अलावा उनके रहन सहन और एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए होती है हर बच्चे को हॉस्टल में। उन्होंने कुछ पहनना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कुछ किताबें लेनी हैं, कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 से 12 लाख रुपए का उनको मिनिमम भी 15 लाख रुपए पे जा पड़ता है। तो वो जो पढ़ रहे होते हैं वो गरीबों के बच्चे तो होते नहीं हैं। जब ये पास हो जाते हैं तो वो गरीब जो अमीर लोग हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि वो वहाँ उनको हाउस जॉब नहीं कराते। वो प्रेशर आके पॉलिटिकल प्रेशर डालें, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर डालें, अजीज़दारी का राशन डालें, ये फॉल बैक करते हैं सरकारी अस्पतालों में, ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेजेस के टीचिंग इंस्टीट्यूशंस पे, कि बच्चे को हाउस जॉब कराना है, चाहे मुफ्त करा दें, रेयरलीज पोस्ट के उनको पैसे दिए जाएँ। अगरचे वो प्रेशराइज करते हैं कि जिनको पेट जॉब हैं, लेकिन बाद में उनको ना भी दिया जाए तो वो इसलिए कि उनको पता होता है कि इनकी ट्रेनिंग यहाँ होगी। ये सबसे बड़ी वजह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपने अस्पताल डेवलप नहीं किए। जब ये रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से ये बाइंडिंग होगी कि हर बच्चा उसी मेडिकल कॉलेज के इंस्टीट्यूशन में हाउस जॉब करेगा, आप देखेंगे कि इनका मेरिट सारों का डिस्टर्ब हो जाएगा। जिनके पास अस्पताल नहीं है या जिनके पास पेशेंट नहीं है, हम अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रेनिंग मटेरियल ह्यूमन बीइंग है, जितने ज़्यादा पेशेंट होंगे उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होगी। एक स्पेशलिटी, बहुत सारे अस्पताल हैं जो एक स्पेशलिटी पे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक अस्पताल के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के जितने मरीज आते हैं वो बाकी सारे अस्पताल के मिलके नहीं आते। तो उसकी आर्थोपेडिक की स्पेशलिटी तो टॉप क्लास हो सकती है, लेकिन गायनी, आई, ENT, पीडियाट्रिक्स उसका क्या करेंगे? कंपल्सन होनी चाहिए कि हर अस्पताल में ये जितने बच्चे वो दाखिल करेंगे ये वो खुद उनको हाउस जॉब प्रोवाइड करेंगे, पेड हाउस जॉब प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है कि अभी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने जिनको हाउस जॉब दिया है उनको पेमेंट नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि जी वो अभी फैसला होना है, आपके पास PMC का सर्टिफिकेट आएगा, बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। प्रोविजनल तो उनको सेम डे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपने अल्टीमेटली कैंसिल करना है, तो आप उसको PMDC को ओवरराइड करके भी PMC का उनको हाउस जॉब के लिए बच्चों को जॉब इशू कर दें। तो ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, आपको फिर बाद में कंप्लेंट्स आएंगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल डेवलप नहीं कर रहे, और वो उस वक्त डेवलप करेंगे कि जब आप ये उन पर कंपल्सन करेंगे कि ये मेंबर्स उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्यों नॉमिनेट किया गया है, वो मेंबर्स के बारे में और PMDC के एक्ट में जो बाकी भी वीकनेसेस हैं उसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। अब तक के लिए जितना प्रोग्राम किया है उसके लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।